हेलो दोस्तों, नमस्कार। जहाँ पर रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आ रहा है कि जहाँ पर आरआरबी ने अपना एम्प्लॉयमेंट नोटिस पूरी तरीके से फुल जारी कर जो कि सीएन नंबर 05/2025 है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में जानेंगे किस-किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है और किन-किन पोस्टों का रिक्रूटमेंट होना है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो जूनियर इंजीनियर का रहने वाला है और कौन-कौन से लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं और क्या इसके अंदर में मेडिकल क्राइटेरिया रहने वाला है। तो आप वीडियो के पूरी तरीके से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो है अब बात कर लेते हैं कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए रहने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ आई थी उसके अंदर 4/10/2025 के अंदर में बताया गया था कि जो कि अभी आरआरबी का वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट जो कि 31 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा, जो कि 30 नवंबर 2025 तक चलने वाला है। और इसी का जो आप एप्लीकेशन फीस जो है लास्ट पेमेंट की जो डेट रखी गई है वो 2 दिसंबर है। और आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को भी अपने फॉर्म भरने में अगर मिस्टेक कर दिया, तो आप उसको जो है सुधार सकते हैं। और उसको सुधारने की तिथि जो दी गई है, डेट दिया गया, वो 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर 2025 तक दिया गया है। अब जो भी स्क्रैप कैंडिडेट्स हैं, तो भी अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है प्रोवाइड करा सकते हैं, स्क्रैप की डिटेल्स वगैरह, तो आपको जो है 13 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक आपको मौका दिया गया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लेवल 6 का पे स्केल आपको रहने वाला है और इसके अंदर में आपको सैलरी मिलने ₹35,400 जो कि इनिशियल पे रहने वाला है। और इस बार का सबसे बड़ा ये चीज़ है कि आपके पास जो है एक आप देख सकते हैं इसके अंदर में कि ऐज रिलैक्सेशन जो है पिछली बार जो कि दिया गया था 18 से 36 वर्ष तक, इस बार ऐज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। और ऐज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, तो आप देख सकते हैं और टोटल आरआरबी की टोटल जो पोस्ट जो निकली हुई है 2569 पोस्ट निकली हुई है जो कि जूनियर इंजीनियर और डिपोट मटेरियल और सुपरिटेंडेंट और केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो कि बीटेक में हैं, चाहे आपके डिप्लोमा में हैं, क्या वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, बाकायदा आपका जो इसके अंदर मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द पोस्ट ऑफ दिस प्रिस्क्राइब द एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिटिंग द एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस सीन। कहने का मतलब है कि जो भी आपका जो डिग्री वगैरह जो भी आपका कंप्लीट हो रहा है, आपका जो भी आपका फॉर्म की जो अंतिम तिथि है 30 नवंबर से पहले अगर आपका सर्टिफिकेट फाइनल हो जाता है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। कहने का मतलब कि आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, जब भी आपने अप्लाई किया उससे ठीक पहले। और लोगों के मन में ये भ्रम अक्सर बना रहता है कि क्या मैं एक से अधिक आरआरबी ज़ोन के अंदर में अप्लाई कर सकता हूँ? तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि इसके अंदर में साफ-साफ मेंशन है कि कैंडिडेट कैन चूज़ ओनली वन आरआरबी एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर द रेलवे ज़ोन एंड पोस्ट/कैटेगरी नोटिफाइड फॉर व्हिच कैंडिडेट इज़ इंटरेस्टेड टू अप्लाई एंड एलिजिबल इन दैट चूज़न आरआरबी। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक से अधिक आरआरबी ज़ोन का आपने सिलेक्ट किया तो आपका जो है फॉर्म जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर में मेडिकल फिटनेस रहने वाला है। जैसा कि आपको पता ही रहने वाला है कि मेडिकल फिटनेस जो है रेलवे की काफ़ी मतलब कि काफ़ी टफ रहती है, जिसके अंदर में आप 3 कैटेगरी को आपको देखते हैं A3, B1 और C1, जिसके अंदर में फिजिकली फिट तो सभी के अंदर में आपको ज़रूरी है ही। लेकिन इसके अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है विज़न स्टैंडर्ड, जो कि विज़न स्टैंडर्ड सबके लिए अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग है रेलवे का। तो पहला जो A3 विज़न है जिसके अंदर में पोस्ट जो A3 और B1 के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरों की पोस्ट रहती है, उसके अंदर तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास A3 कैटेगरी है तो उसके अंदर में आपका जो पावर होना चाहिए -2 डायोप्टर से आपका कम होना चाहिए। या तो आपके पास ग्लास लगा हो चाहे ना लगा हो। तो कहने का आप चश्मा लगाए रहेंगे तब पर भी एलिजिबल रहेंगे। लेकिन बाकायदे आपका जो डिस्टेंस विज़न हो जो कि 6/9 और 6/9 आपका विड्थ है विदाउट ग्लासेस आपका मेंटेन होना चाहिए। और अब नियर विज़न भी आपका 0.6, भी आपको विथ या विदाउट ग्लास आपको होना ही चाहिए। अब वहीं दूसरी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं B1 कैटेगरी। तो B1 कैटेगरी के अंदर में आपका जो पावर हो -4 डायोप्टर तक आपको इसके अंदर में प्रेफ़रेंस दिया गया, लेकिन इसके अंदर में -2 डायोप्टर तक का आपको दिया गया था। तो ये B1 पोस्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है इसके अंदर में। और आपके अंदर में ये भी देख सकते हैं नियर विज़न आपका 0.6, विथ या विदाउट ग्लास आपको होना चाहिए। और वहीं बात कर लेते हैं C1 कैटेगरी के अंदर में तो आपका डिस्टेंस विज़न 6/12 और 6/18 विथ या विदाउट ग्लास होना चाहिए। इसके अंदर में कोई भी जो है पावर का ज़िक्र नहीं है, कितना डायोप्टर तक रहना चाहिए, क्योंकि ये अधिकतर जो है कि क्लर्क वगैरह पोस्ट के लिए, टाइपिंग वगैरह के लिए ही रहता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि क्या जिन्होंने अगर सर्जरी के द्वारा अपना पावर को अगर कम कर लिया तो क्या इन सभी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं? तो दोस्तों जो कि ये बहुत बड़ी प्रश्न होता है कि अगर आपने लेसिक सर्जरी करा ली है तो क्या आप पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं? तो दोस्तों इसके अंदर में पहले पैराग्राफ के अंदर में ही आपको दिया गया इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के अंदर में आपको बताया गया है चैप्टर 5 के अंदर कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन द लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट रिक्वायर द मेडिकल स्टैंडर्ड A3। मतलब आपने कोई भी अगर आपने सर्जरी कराई हुई है तो आप जो है A3 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। मतलब कि अगर आपने लेसिक सर्जरी कराया है, सर्जिकल चीज़ कराया है, तो आप A3 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहने वाले। और B1 पोस्ट के लिए अगर आपने लेसिक सर्जरी करा भी ली है तो शुड बी लिस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन। सम शुड बी सस्टेन्ड विद द मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय दिस स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशन वेयर द सर्जरी वाज परफॉर्म। कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1 साल पहले आपने लेसिक सर्जरी कराई हुई है, अब जब आपका मेडिकल हो रहा है उससे 1 साल पहले का आपको होना चाहिए कि आपने लेसिक सर्जरी कराकर आपने पावर को रिड्यूस कर लिया हो। और इसके अंदर में सेकंड कैटेगरी ये भी है कि आपका जो भी है और ये किस पोस्ट के लिए रहने वाला है, तो लेसिक सर्जरी आपको रहने वाली मेडिकल स्टैंडर्ड B1 के लिए। तो ये काफ़ी मतलब कि
बहुत सारे लोगों को ये जानकारी पता नहीं रहती है कि ये किस पोस्ट के लिए रहने वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अधिकतर कैंडिडेट्स जो है हताश हो जाते हैं कि उनको गूगल से लगा चश्मा लगा है और इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर पाते। तो आप सबसे पहले आप लेसिक सर्जरी करा लीजिए और 1 साल का आपको अगर गैप रहता है वैकेंसी के अंदर में, प्रोसीजर के अंदर में, तो आप इस पोस्ट के लिए B1 पोस्ट के लिए आप रेलवे की तरह एलिजिबल रहेंगे। लेकिन आपको डॉक्टर के पास जाकर आपको चेकअप करा लेना होगा कि आपका तीसरी लाइन में, आपको तीसरे जो है पॉइंट के अंदर बोला जा रहा है कि रेसिडुअल कॉर्नियल थिकनेस, जो कि आपको डॉक्टर के पास, आई डॉक्टर के पास आप जाकर चेकअप कराएंगे तो आपका जो होना चाहिए, जो कॉर्नियल थिकनेस होनी चाहिए वो नॉट लेस देन 425 माइक्रोन होना चाहिए, तभी आप सर्जरी कराएं। अगर 425 माइक्रोन से अगर आपका कम है तो आप एलिजिबल नहीं रहने वाले इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों ये आपका डॉक्टर ही आपको चेकअप करके आपको बता सकता है नियरली जो आई का। जैसा कि मैंने अपना चेकअप भी कराया था, तो मुझे अपना पता है, तो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर में वो भी सारी प्रूफ के साथ आपको दिखला दूंगा। और उसके बाद अगर आपका मान लीजिए सर्जरी हुआ था तो कोई आपके मतलब कि कॉर्नियर जो है डिजीज वगैरह कुछ भी आपको जो आई के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, तब आप B1 पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले। काफ़ी मतलब कि लेंथी प्रोसीजर, काफ़ी मतलब कि कड़ा प्रोसीजर रहने वाला है आई वालों के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि आप मेडिकली अगर अनफिट हो जाते हो तो आप कोई भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहना, चाहे आपका कितना भी मार्क्स हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है, कब से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब एज ग्रुप जो 18 से 33 है जो जनरल के लिए, वो यहाँ पर आपको अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर में एज जो पहली बार एज रिलैक्सेशन जो 3 साल का दिया गया 18 से 36, वो इस बार नहीं दिया गया है, जो कि पिछली बार कोरोना की वजह से 3 सालों को बढ़ा कर दिया गया था। तो इसके अंदर में आप देख सकते हो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनका जो है 1993 से अगर पहले का डेट ऑफ बर्थ है तो वो अब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 2/1/93 के बाद जिनका भी जन्म हुआ 2 जनवरी 1993 के बाद, तो ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ओबीसी वाले 2 जनवरी 1990 के बाद आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एससी और एसटी 2 जनवरी 1988 के बाद अगर आपका जन्म है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1989 1990 एससी एसटी वाले तो अप्लाई आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यही एज कैटेगरी आपको दिया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, जैसे कि एक सर्विस के लिए 3 और एक सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 साल, पीडब्ल्यू 10 साल, जनरल वगैरह 43 ईयर एज तक कर सकते हैं जिन्होंने ग्रुप सी या ग्रुप डी अभी आप जॉब कर। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस। तो एग्जामिनेशन फीस आपका 500 रहने वाला है, लेकिन उसके 400 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा, जो कि अगर किस, और इसके अंदर में फीस बताया गया एकदम साफ साफ कि 500 रुपये जनरल कैटेगरी वालों के लिए, लेकिन 400 रुपये आपको रिटर्न कर दे, जो कि जनरल और ओबीसी वालों के लिए। अब वहीं फीमेल और ईबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये, जो कि पूरी तरीके से रिफंड हो जाएगी राशि। और आगे बात डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों, तो आप जो जिस कैटेगरी से हैं ओबीसी एनसीएल और एससी एसटी कैटेगरी, तो इस साल का आपको जो है फाइनेंशियल ईयर का आपको बना लेना है डॉक्यूमेंट। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि CBT 1 जो कि होने वाला है मैथ, जिसके अंदर में आता है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, साइंस आता है, और टोटल 90 क्वेश्चन रहते हैं आपको, जो कि टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं उसको 90 मिनट के अंदर में करना रहता है, जो कि एकदम काफ़ी फास्ट। और सेकंड CBT के अंदर में आपके पास 150 क्वेश्चन रहने वाले और 120 मिनट के अंदर में आपको करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस किस डिसिप्लिन के लोग एलिजिबल रहने हैं। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके अंदर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, टूल्स, कॉम्बिनेशन वगैरह, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन वगैरह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारे जो ब्रांच है जो कि अलाइड हैं इन चारों डिपार्टमेंट से, तो ये सारे जो कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बीएससी केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम ग्रुप उनका सीएमए। देख सकते हैं सीएमए के अंदर में कितनी। अब दोस्तों लंबा वीडियो हो रहा है, तो दोस्तों एक झलक देख लेते हैं कि कौन कौन से आरआरबी जोन के अंदर में कितने कितने पोस्ट आए हुए। तो आरआरबी अहमदाबाद, जो सबसे पहले आरआरबी अहमदाबाद है, इसके अंदर में देख लेते हैं कितने इसके अंदर में आपके पास लगभग इसके आरआरबी अहमदाबाद के अंदर में आपको टोटल 80 पोस्ट है। और वहीं अब बात करते हैं आरआरबी भोपाल, तो आरआरबी भोपाल के अंदर में आपको 58 पोस्ट आपको दिया गया है, जो कि जनरल के लिए 27 रहने वाला है। अब वहीं आरआरबी भुवनेश्वर, तो आरआरबी भुवनेश्वर के अंदर में आपको 36 पोस्ट है। वहीं आरआरबी बिलासपुर, तो आरआरबी बिलासपुर के अंदर में आपके पास 127 पोस्ट है, जो कि अभी तक ज़्यादा दिख रहा है। आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर में 108 पोस्ट है। वहीं आरआरबी चेन्नई, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब किसी के अंदर में पोस्ट आपको देखने को मिलता है, 160। अब वहीं गोरखपुर, आरआरबी गोरखपुर जोन, जिसके अंदर में आपको 98 पोस्ट, काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट है, जो कि नॉर्थ इंडियंस जो है स्टूडेंट्स उनके लिए काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट आरआरबी गोरखपुर मैटर कर रहा है। वहीं आरआरबी गुवाहाटी, जिसमें 7 ही पोस्ट हैं। वहीं आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर, उसके अंदर में 88, पिछले साल भी काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट था वैकेंसी के अकॉर्डिंग। आरआरबी कोलकाता भी सबसे ज़्यादा मतलब कि पोस्ट रहता है इसके अंदर में, जो कि लग रहा है इस बार काफ़ी ज़्यादा रहने। और इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है इंजीनियरों के लिए जो आरआरबी कलकत्ता के अंदर में, जो कि 628 है, 628 पोस्ट जो है आरआरबी कलकत्ता के अंदर में, जिसमें जनरल के लिए 264 पोस्ट है, 87 कैटेगरी के अनुसार 58, 160, 59 और 628 पोस्ट हैं आरआरबी कलकत्ता के अंदर में, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट है। वहीं आरआरबी मालदा, तो आरआरबी मालदा के अंदर में 45 पोस्ट है। आरआरबी मुंबई के अंदर में आपको देखने को मिल सकता है 434 पोस्ट है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि आरआरबी कलकत्ता और आरआरबी मुंबई, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। आरआरबी मुजफ्फरपुर की बात करें तो इसके अंदर में टोटल 23 पोस्ट है। आरआरबी पटना में भी अभी काफ़ी मतलब कि छोटा जोन है, तब पर भी इसके अंदर 50 पोस्ट है इसके अंदर में, और वो भी प्रोडक्शन इंजीनियर और वर्कशॉप और कैरेज वगैरह, पावर स्टोर डिपोट का भी काफ़ी अच्छा पोस्ट रहता है, जो कि। अब वही बात कर लेते हैं आरआरबी प्रयागराज की, तो आरआरबी प्रयागराज के अंदर में भी आप देख सकते हैं कि इस बार 162, मतलब कि इस बार जो है जोन वाइज जो कि नॉर्थ इंडियन के लिए काफ़ी अच्छा पोस्ट रहने वाला है। आरआरबी रांची के अंदर में 109 पोस्ट है। आरआरबी सिकंदराबाद 103, आरआरबी तिरुवनंतपुरम 62 पोस्ट, टोटल कुल मिला के 2569 पोस्ट आपको दिया गया है वैकेंसी, 2569 पोस्ट आपको दिया गया है वैकेंसी के अंदर में।
और दोस्तों आपको दिखला देंगे किस प्रकार का जो है कास्ट सर्टिफिकेट रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार का एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना, ओबीसी एनसीएल का आपको यहीं से डाउनलोड कराकर अपने तहसील से आपको बनवा लेना चाहिए। और वहीं पे सेल्फ डिक्लेरेशन भी ओबीसी एनसीएल का आपको देना होगा, यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। और ये आपको ये सारा प्रोसीजर आप देख सकते हैं, फॉर्म वगैरह आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। और सिलेबस वगैरह का फिर से मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर में, सिविल के अंदर में और इलेक्ट्रिक के अंदर में क्या रहने वाला दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों। और एक कंप्लीट वीडियो आपको बनाने वाले मेडिकल के ऊपर, तो उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद।